आदाब नमस्कार, मैं रदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा विवाद पर दिया कड़ा संदेश। बंगाल में एनआरसी लागू कर रही असम की भाजपा सरकार, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा शिंदे इस्तीफा दे दो या दाढ़ी कटा लो। आप नेता आतिशी बोली, एंड ऑफ लाइफ वाहनों को लेकर कानून लाए दिल्ली सरकार, कार कंपनियों के नहीं बल्कि जनता के हितों को मिले प्राथमिकता। बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश, संजय सिंह ने भाजपा पर लगा दिए बड़े आरोप। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, पुलिस को बताया अपराधी, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा विवाद पर अपनी बात रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि मराठी व्यक्ति न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता आया है। जो लोग इस विषय में मोर्चा निकालना चाहते हैं वे प्रशासन की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकता है। ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के लिए बदसूरत हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के बाद मिल रही धमकियों का खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके स्टूडियो को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई है। सर ने जो बोला है अभी, मैं उनसे बिल्कुल ही साथ में हूँ। जैसे कि उनका कहना है, मेरा भी सेम ही कहना है कि हम मराठी भाषा का आदर करते हैं। मैं खुद एक मराठी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज पे कि मैं एक महाराष्ट्रन लड़की हूँ और वो मेरे लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी भाषा लोगों पे जबरदस्ती थोपूं, उनके कनपट्टी पे बंदूक लगा के उनसे अपनी भाषा बुलवाऊं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। जैसे कि सर ने बोला है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब पता है क्या हो रहा है, हमारा देश टोटली बट रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान था ना, जो एक कलरफुल हिंदुस्तान था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। इसका धीरे धीरे बंटवारा किया जा रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? हमारी एकता खत्म हो रही है। अब हम हिंदुस्तानी हैं या हम महाराष्ट्रन हैं, कोई बोल रहा है हम बंगाली है, कोई बोलता है हम कनाडा है। अब हम बट रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें न्यायालय से, कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले और जो ये पॉलिटिकल पार्टी भाषा के ऊपर
अपना मुद्दा चला रही है, अपना घर चला रही है, अपनी रोटियां सेक रही है, ये बंद हो। आज पुलिस स्टेशन में आई, क्या अंदर क्या बात हुई, क्या कोई नया कंप्लेंट आपने दर्ज कराया है? जी अभी मेरी नई कंप्लेंट दर्ज होने वाली है। जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। तो क्या आपको डर लगता है क्या कि मुझे ऐसा हो सकता है मेरे साथ? डरने वाले दिख रही हैं? मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम में विदेशी न्यायाधिकरण की ओर से कूच बिहार के एक किसान को नोटिस जारी कर कथित अवैध प्रवासी घोषित करने के मामले में सरकार पर तीखा निशाना साधा है। इस कदम को लोकतंत्र पर व्यवस्थित हमला करार देते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में एनआरसी को अवैध रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है, जहां उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने इस घटना को खतरनाक अतिक्रमण और हाशिए पर पड़े समुदायों पर टारगेट हमला बताया है। सीएम ममता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं जानकर बहुत शॉक्ड और बहुत परेशान हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने कूच बिहार के चिन्हाटा में 50 साल से रह रहे राजवंशी उत्तम कुमार ब्रजवासी को एनआरसी नोटिस जारी किया है। वैध पहचान दस्तावेज देने के बावजूद उन्हें विदेशी अवैध प्रवासी होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर एक व्यवस्थित हमले से कम नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि असम में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करने का प्रयास कर रही है, जहां उसके पास कोई शक्ति अधिकार क्षेत्र नहीं है। हाशिए पर पड़े समुदायों को डराने, वंचित करने और निशाना बनाने का एक पूर्व नियोजित प्रयास किया जा रहा है। ये असंवैधानिक अतिक्रमण जनविरोधी है और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपयोगों को ध्वस्त करने व बंगाल के लोगों की पहचान मिटाने के बीजेपी के खतरनाक एजेंडे को उजागर करता है। बंगाल के सीएम ने कहा है कि इस भयावह स्थिति में सभी विपक्षी दलों को बीजेपी की विभाजनकारी और दमनकारी मशीनरी के खिलाफ खड़े होने के लिए तत्काल एकता की आवश्यकता है। बंगाल चुपचाप नहीं बैठे क्योंकि भारत का संवैधानिक ताना बाना बिखर रहा है। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। खुद भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयान से दूरी बना ली है, वहीं विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। शिवसेना यूवीडी के सांसद संजय राउत ने कहा कि यहां के जो हिंदी भाषी नेता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दुबे का विरोध करो और दिखाओ कि अपने महाराष्ट्र को अपना लिया है। किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए। ये राजनीति करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र कोई नेता इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है। ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो। अगर मर्द हो तो आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में? ये कैसी बातें हो रही है? यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये? यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो।
बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ के बाद सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से कहा कि देश में बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन उस पर बार बार हमले हो रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट होकर सनातन की रक्षा करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने तीखा पलटवार किया है। बागेश्वर बाबा का नाम सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ब्राह्मण परिवार में, और सबको हिंदू बनाने चले। पहले वो हिंदू हैं क्या ब्राह्मण हैं? वो ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर है हमारे समाज में। उनके दिलों से पूछें, जिनको पेशाब पिलाया जाता है, मूत्र छिड़का जा रहा है, टट्टी खिलाया जा रहा है, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, गांव के किनारे बसाए गए हैं, उनके पास जमीन नहीं है और न कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, और इन सब के बावजूद उनका सामाजिक बहिष्कार, प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, उनके दर्द को ये कहाँ महसूस कर सकते हैं? बल्कि इसी वजह से हिंदू बनाने के चक्कर में। अरे भाई, इनको डर है कि भारत में गजवा हिंद न हो जाए। तो गजवा हिंद की शुरुआत अगर हुई है तो जाति व्यवस्था की वजह से। लोग ईसाई और मुसलमान क्यों बने? एक प्रतिशत को छोड़ दिया जाए कि लोग लालच में बने होंगे, दबाव में, लेकिन इस्लाम इस देश में कब फैला? वो तो 700 ईस्वी से फैलना शुरू किया, बल्कि 6वीं शताब्दी से, वो भी केरल से। और यह कहना कि जो मुगलों या जो मुस्लिम शासक थे उनके तलवार के नोक से फैला, अपवाद हो सकता है। ईसाइयत किसके उससे हुआ? और लोग इतने प्रताड़ित है कि जन्मों जन्म तक काम करते आ रहे हैं, बेगारी करते आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर कहा कि मैं इन बयानों की निंदा करता हूं। बिहार में 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 5 को जिंदा जलाकर मार दिया गया। क्या नीतीश कुमार अर्ध जागृत अवस्था में है या वे भाजपा के दबाव में हैं? भाजपा और नीतीश सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जंगल का राज लागू कर दिया है, वहां कानून का राज नहीं है। मैं सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूं। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। इस प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बयान देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने इसे तानाशाही करार देते हुए कहा कि ये नागरिकता पर सवाल उठाने जैसी प्रक्रिया है। देखिए, वो तो एक प्रकार की तानाशाही है इस देश के अंदर। आप लोगों की नागरिकता पे सवाल उठा रहे हैं और चुनाव का मतदाता बनने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उसमें से आधार कार्ड से लेकर तमाम प्रमाण जो मान्य थे पहले, आप उसको नहीं मान के एक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और विशेष तौर से जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं उनको वोट से वंचित करने की एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां जहां बीजेपी का राज है और जहां जहां बिहार के लोग रह रहे हैं उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। जैसे दिल्ली देखिए, कितने बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों के घर मकान तोड़ दिए गए। अब अगर ये वहां पे जाएंगे वोट देने तो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। तो इसलिए इन्होंने ये जानबूझ के, जो लोग बाहर रहते हैं, जो किसी मजबूरी के कारण दूसरे प्रांतों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं। दिल्ली के आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब भाजपा वाले कहने लगे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए विधवा पेंशन मिल रही है और उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशन बंद कर दी गई है। ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। अब ये कहने लगे कि महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलती है 2,500, उसमें जो है 80,000 जो है जो पेंशनें मिल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशनें इन्होंने बंद कर दी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे ये जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। दिल्ली में कहीं पे एक्सीडेंट होता था किसी आदमी का तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था। फरिश्ते योजना थी, कितनी अच्छी योजना थी, उसमें इनको क्या समस्या थी, इन्होंने वो योजना बंद कर दी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किसी का ऑपरेशन नहीं हो पाता था या कोई टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में करवा लेता था। डाक योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी, कहा कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली के अस्पतालों में जो मुफ्त दवा मिलती है ये उनको भी बंद करेंगे। जो थोड़ी बहुत मुफ्त सुविधाएं हैं दिल्ली के अस्पतालों में ये उनको भी बंद करेंगे और ये कहेंगे कि साहब इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए हम इसको भी बंद कर देते हैं। ये एक एक करके हर वो योजना जिसमें गरीब का फायदा है उस योजना को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं गरीब को दिल्ली से भगाया जाए, आम आदमी को दिल्ली से भगाया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा कर देंगे कि अगर कोई सामान्य वर्ग का आदमी है वो दिल्ली में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे, सरकारी में भी नहीं पढ़ा पाएगा, प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएगा, अपना वापस जो है बिहार और यूपी जाए। ये इनकी पूरी पूरी योजना है। देखिए, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं। मुफ्त, आपको कोई भी निर्णय करना हो उससे पहले सोच विचार कीजिए। आप बिना सोच विचार के निर्णय कर देते हैं और जब जनता गालियां देती है और आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करके आपको आईना दिखाती है तब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब आप सारी वही बातें करने लग जाते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। आप नेता आतिशी ने बिजली पानी के बाद गाड़ी का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार को घेरा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 6 महीने में दिल्ली की मिडिल क्लास को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली पानी के बाद गाड़ी को लेकर परेशान किया गया। भाजपा ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया, ये बिना सोचे कि गाड़ियों की हालत कैसी है। जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया, 8 साल के केस के बाद 8 दिन में केंद्र सरकार, भाजपा वाले एक अध्यादेश लेके आ गए, एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए। और अब जब पुरानी गाड़ियों की बात आई, मिडिल क्लास, बुजुर्गों की, महिलाओं की गाड़ियों की बात आई, तो कह रहे हैं नहीं जी, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को खारिज करे, फिर मुख्यमंत्री हाथ खड़े करके कहेंगी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। जब झुग्गी तोड़ते हैं तो कहते हैं जी कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो बताते नहीं है कि वही कोर्ट गए थे ऑर्डर लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों पे जो दोनों कदम उठाए हैं वो 100% फर्जीवाड़ा है। CAQM को चिट्ठी लिखना, बीजेपी खुद बीजेपी को चिट्ठी लिख रही है। अगर उनको फैसला लेना होता तो वो ले चुके होते। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जाना भी सिर्फ और सिर्फ वहां से केस को डिसमिस कराने के लिए है कि उसके बाद सरकार कह सके, कोर्ट के ऑर्डर के पीछे छिप सके।
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मराठी भाषा विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने घरों में बैठकर बिहारी मजदूरों को थप्पड़ मारने की बात करते हैं वो बहादुर नहीं, असंवेदनशील है। पीके ने राज उद्धव गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक नाटक के बीच हिंदी भाषियों की सुरक्षा सबसे अहम है। राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। ये सब लुम्पन एलिमेंट है, बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। कुछ नहीं होगा, दोनों भाई आ जाए, 4 भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है, और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे? जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया कि जो भी मराठी नहीं बोलता हो उसके कान के नीचे बजाओ, इसको आप? राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है। ये सब लुम्पन एलिमेंट है, बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है, और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है। वहाँ पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठ कर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी बिहार के पूर्णिया में जादू टोना करने के संदेह में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया। घटना बीते रविवार की देर रात की है। सोमवार को ये मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने न सिर्फ जांच शुरू की बल्कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पर छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गाँव में क्या स्थिति है? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है।
इस फैसले के मुताबिक बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो, सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ये आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये निर्णय लंबे समय से उठ रही उस मांग के जवाब में आया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अन्य राज्यों के महिला अभ्यर्थियों को बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जहां एक और राज्य की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के तहत लाभ केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी। सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। बिहार के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है। इस केस में शामिल विकास उर्फ राजा को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राजा ने ही इस हत्या के लिए हथियारों की सप्लाई की थी और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। अब देखिए, सवाल ये है कि अभी जो सूचनाएं मिली हैं खेमका हत्याकांड में उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। अभी एक अपराधी को, जिसने पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और चाहे जो लोग इसमें सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनसे जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो निसंदेह ऐसी घटनाओं में पुलिस को इनपुट्स के जरिए वो सहयोग कर सकते हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप करने से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी लगातार हर घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस मामले में उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के दबाव में शिकायतकर्ताओं को ही आरोपी बना रही है। कांग्रेस ने मोदी की गारंटी, ओबीसी आरक्षण और SC/ST पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश को अपराध की राजधानी बताया। पार्टी ने कहा कि वो इन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रहेगी। नहीं, ये बात केस की नहीं है या राजनीति में विपक्ष में केस तो एक तरह का रिवार्ड होता है। सवाल ये है कि पुलिस अपराधी बनी। पुलिस ने एक ऐसे जिसने अपने मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, एक जगह नहीं 25 जगह की, उसके पब्लिक डोमेन में करीब 20 दिन तक वो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहा, जगह जगह शिकायत करता रहा, उसके कई वीडियो विजुअल आए। प्रशासन ने सरकार के दबाव में पीड़िता को अपराध में संलग्न किया और प्रशासन भी फिर अपराधी बना। तो सवाल ये है कि एक सर्विस रूल के बुक के रूल होते हैं। अगर कलेक्टर मुझे रहना है या प्रशासन के अच्छे पद पे रहना है, इसलिए मैं सरकार जो बोलेगी वो करूंगा, तो ये तो एक तरह से अन्याय है। और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है। हम बार बार आवाज उठाएंगे कि आपने उन वादों का क्या किया जो पांच मोदी गारंटी थी। आपने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को क्यों रोका, क्यों उनके दुश्मन बने। आपने ST/SC पर अत्याचार इतने हो रहे हैं, इसका दोषी कौन है। यहाँ बहनों का अपहरण होता है, बहनों के बलात्कार होते हैं, अपराध की राजधानी बन गई मध्य प्रदेश। इसके लिए दोषी कौन है, ये विपक्ष ने पूछे तो कौन पूछे। हमने पहले दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के पहले भाषण में कहा हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के कुछ दिन के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरों के ट्यूमर को हटा दिया है, लेकिन निगरानी जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच की साझेदारी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक परिणाम हासिल किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर से पहले पत्रकारों से कहा है कि हमने इजराइल की जान को खतरे में डाल रहे 2 ट्यूमर, परमाणु ट्यूमर और बैलिस्टिक मिसाइल ट्यूमर को कुछ हद तक रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो लोग ऐसी 20,000 चीजें बनाने और उन्हें न्यू जर्सी जैसे छोटे देश पर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। कोई भी देश इतना हमला झेल नहीं सकता। जब आपके सामने 2 ऐसी चीजें हों जो आपको मार सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन्हें हटाना होगा और हमने अपने संयुक्त प्रयास से ऐसा किया है। इजरायली प्रधानमंत्री
मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब आप एक ट्यूमर को हटाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं हो सकता। आपको हालात पर लगातार नजर रखनी होती ताकि कोई उसे वापस लाने की कोशिश न कर सके। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व की तस्वीर बदल दी है और इससे इजराइल और उसके अरब व मुस्लिम पड़ोसियों के बीच अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।